हाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 था ये, राइट? क्वेश्चन 17। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारा सैंपल है CO2 का, जिसमें बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसका वजन 200 मिलीग्राम है। इस सैंपल में से 10⁻21 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए गए हैं। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये वाला पोर्शन, इतना हिस्सा हमने सैंपल का हटा दिया। ठीक है? तो ये जो पोर्शन हमने हटाया, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे थे? 10⁻21। ठीक है? तो अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। तो CO2 बचा कितना है? इतने पोर्शन में CO2 बचा हुआ है। जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो मैंने रेड से शेड किया है, ये रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक है? तो ये जो सैंपल बचा है CO2 का, जो रेड से शेड किया है, इसमें भी कुछ CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे या मोल्स होंगे, जो हमको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है? तो अब देखो, ये वो उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया था कि मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, बचे हुए CO2 किसके बराबर होगा? कि पहले कितने थे और इनिशियली पहले कितने थे और रिमूव कितने कर दिए अपन ने, है ना? इसके बराबर होना चाहिए। हाँ वेदांत, रिकॉर्डर मैंने ऑन कर दिया था इस बार। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। तो देखो, अब अपन को ये दो टर्म कैलकुलेट करना है ना, एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। पहले कैलकुलेट करो मोल्स ऑफ CO2 इनिशियली कितने थे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय मोलर मास। तो पहले कितना मास था CO2 का, और मोलर मास कितना है? मास MI, आई स्टैंड फॉर इनिशियल, है ना? तो देखो, CO2 का इनिशियल मास तो अपन को पता है, 200 मिलीग्राम। ठीक है? 200 मिलीग्राम। और मोलर मास CO2 का कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। ठीक है? इससे हमारा मोल्स ऑफ CO2 इनिशियली आ जाएंगे। अब मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड, ये नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करते हैं हम। मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड, ग्राम में कन्वर्ट, हाँ ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। मिलीग्राम को ग्राम में कर लो। 200 मिलीग्राम हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ ग्राम। अभी मैं पहले अप्रोच समझा रहा था, है ना? कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, मेन तो अप्रोच समझ में आना चाहिए। तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी ताकि यूनिट्स कैंसिल हो जाए, है ना? क्योंकि जो अपना फाइनल आंसर है वो मोल्स है, मोल इज अ नंबर। तो मोल में यूनिट नहीं आनी चाहिए कोई। तो यूनिट हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि यूनिट अल्टीमेटली कैंसिल आउट होना चाहिए। ठीक है? अब मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड देखो, तो रिमूव्ड वाला हिस्सा ये ब्लू वाला है। तो अब इसमें मोल्स कैलकुलेट करो, इसके कितने मोल्स हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब देखो, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, इसमें मास तो दिया हुआ है नहीं, इसका अपन को क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। तो इसमें फिर ये वाला पोर्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, इस पोर्शन से आंसर आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड इज इक्वल टू कैपिटल N, मतलब 10⁻21 बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो अब बस दोनों टर्म आ गए, है ना? ये वैल्यू यहाँ पे डाल देना, जो ये वाली वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देना, और दोनों को माइनस कर देना। तो ये मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट अपना आ जाएगा जो निकालना है। ठीक है? हो जाएगा क्या? कैलकुलेट करके देख लेना, अब तो कैलकुलेशन है इसके बाद। और गलती से आंसर ना आ रहा हो तो फिर दोबारा पूछ लेना। ठीक है? किसका डाउट था? जिसने भी डाउट पूछा था क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है भाई, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें बताओ, 17 के बाद
18-19 में किसी को, 18-19 में किसी को, 20-21 में, 19, 19th क्वेश्चन है, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। ये है 19th क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन 19th, if from 10 moles NH3 5 moles of H2SO4 all the hydrogen atoms are removed in order to form H2 gas, then find the number of hydrogen molecules formed। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। एक तो हमको NH3 का सैंपल दिया है ना, अगेन वही बेसिक से करते हैं। NH3 के सैंपल में बहुत सारे NH3 के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इन्होंने मोल्स बता दिए हैं कि इस सैंपल में NH3 के मोल्स मतलब स्मॉल n ऑफ NH3 ये वैल्यू दी हुई है 10, है ना, क्वेश्चन में दिया है। फिर नेक्स्ट ये आगे कह रहा है एंड 5 मोल्स ऑफ H2SO4, और साथ में एक दूसरा सैंपल दिया है जिसमें H2SO4 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इसमें H2SO4 के कितने मोल्स आ रहे हैं, 5। ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो इसमें से जितने भी हाइड्रोजन एटम है उनको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इसमें से जितना हाइड्रोजन है वो निकाल लिया गया, मतलब ये NH3 का जो सैंपल है इसमें से ऑल हाइड्रोजन, सारा हाइड्रोजन इसका, और साथ में ये जो H2SO4 है इसका भी ऑल हाइड्रोजन, इस सैंपल में भी जितने हाइड्रोजन एटम है वो सब निकाल के अल्टीमेटली सारे हाइड्रोजन एटम्स को एक साथ इकट्ठा करके एक नया सैंपल बना दिया, और उनको ऐसे इकट्ठा किया है कि एक हाइड्रोजन एटम को दूसरे हाइड्रोजन एटम से जोड़ते हुए H2 के मॉलिक्यूल्स बना दिए, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो आई होप इतना तो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म H2 गैस, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, तो अब यहाँ पर अपन को नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है। तो अब अगेन ये उस फॉर्मूले का क्वेश्चन है कि अपन को अगर ये पता चल जाए कि कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं इस सैंपल में, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। ये उस फॉर्मूले पे बेस्ड है, एन ए इज इक्वल टू एक्स इंटू एन ए एक्स डी वाई, है ना। कि अगर आपको मॉलिक्यूल का नंबर पता है तो हम एटम का नंबर निकाल सकते हैं, या वाइस वर्सा। तो यहाँ पर वही बात है कि हमको मॉलिक्यूल का नंबर निकालना है, हमको ये वाला टर्म निकालना है मॉलिक्यूल वाला, तो हम किसी तरह से कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं टोटल पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो अब वो हाइड्रोजन एटम्स हम कैसे निकालेंगे, तो इंडिविजुअली पहले इस सैंपल से हाइड्रोजन एटम्स का नंबर निकालो, ठीक है। तो बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम NH3, है ना, NH3 से मिलने वाले हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम H2SO4 सैंपल, फ्रॉम H2SO4, राइट। तो ये दो टर्म हमको निकालना है, तो जैसे ये दो टर्म निकल जाएंगे तो टोटल NH निकल जाएगा इस सैंपल का, और उससे फिर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। तो देखो अब एक एक टर्म पे निकालते हैं, पहले NH फ्रॉम अमोनिया, तो अब अमोनिया पे भी वही वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ फॉर अमोनिया, तो वही वाला हो जाएगा। इसका सब्सक्रिप्ट क्या है,
अमोनिया में हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट क्या है 3, तो 3 इंटू मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, है ना। ऐसे ही होता है, जिस एटम को हमको निकालना है उसका सब्सक्रिप्ट हम सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, अपन को वैसे नंबर निकालना है कैपिटल एन, तो मोल के टर्म, हाँ लेकिन यहाँ पर हमको मोल्स दिया है तो मोल्स ही निकाल लेते हैं पहले। तो देखो मोल्स ऑफ NH3 हमको दिया है 10, है ना, तो ये 10 इंटू 3 हो जाएगा 30। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम अपने आ गए 30, तो कैपिटल एन क्या आ जाएगा, अगेन वही वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय Na। तो हमें मोल्स पता है तो कैपिटल एन निकल जाएगा, तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, स्मॉल एन मतलब 30 इंटू Na। ये तो हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हमें अमोनिया के सैंपल से मिलेंगे। और सिमिलरली आप H2SO4 से अब निकाल लो, है ना। तो अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए निकालना है, इसका देख लो पहले मोल दिया है कि नंबर दिया है, हाँ इसका भी मोल दिया है तो पहले मोल के लिए निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला लग जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट कितना है 2, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4, है ना। तो ये क्वेश्चन में 5 मोल दिए हैं तो 5 दूनी 10, तो कैपिटल एन कितना आ जाएगा, जैसे अपन ने यहाँ पे निकाला था 10 इंटू Na। ठीक है, तो दोनों का कैपिटल एन अपन ने निकाल लिया। अब इससे टोटल एन निकाल लेते हैं दोनों को ऐड करके, तो देयरफॉर टोटल NH हो जाएगा 30 Na प्लस 10 Na मतलब 40 Na, है ना, डायरेक्टली लिख दिया मैंने 40 Na। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो हमने इस सैंपल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकाल लिए, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, सब्सक्रिप्ट अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक मिनट, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, टोटल NH, टोटल NH अपना आया था 40 Na। ठीक है, तो ये NH की वैल्यू पता है अपन को 40 Na इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे सॉल्व होके। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 Na। ठीक है प्रियांशी, डाउट क्लियर हुआ। सर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास में एक्सेप्शन होता है, वेदांत पूछ रहा है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास में एक्सेप्शन, नहीं नहीं एक्सेप्शन क्या होता है, वो तो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 7 होता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, एक्सेप्शन की कोई बात नहीं है उसमें। स्क्रीन यू आर शेयरिंग इज नॉट विजिबल टू मी, व्हाइट बोर्ड विजिबल नहीं है क्या मेरा, बाकी लोगों को विजिबल है क्या, प्रथम कह रहा है कि उसको स्क्रीन मेरी विजिबल नहीं हो रही। तो प्रथम यार फिर वही एक बार चेक करो यार, दोबारा एग्जिट एग्जिट करके फिर से अंदर आके देखो, शायद हो जाए विजिबल, क्योंकि मेरे एंड से तो शायद कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम हैंड रेज कर रहा है, बताओ भाई हैंड रेज क्यों कर रहे हो, कोई डाउट हो तो चैट में लिख दो। सो हम ठीक है, तो 19 क्वेश्चन तक डिस्कशन हो गया, अपन आगे बढ़ाते हैं अब अपना कारवां। हाँ ठीक है, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो 19 क्वेश्चन, ये PDF दिख रही होगी तुम्हें सामने, 19 क्वेश्चन तक हो गया है अपना। ये क्वेश्चन नंबर 20-21 में डाउट है कि किसी को, नो सर। 22 में डाउट, 23 में बोल रहा है वेदांत, 23 के पहले किसी को किसी में, नो सर। ठीक है 23rd क्वेश्चन अपन कॉपी पेस्ट करते हैं फिर।
तो ये है 23rd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 700 mm प्रेशर इज 760 सीसी। सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम। तो गैस की बात हो रही है। गैस के लिए गैस का हमको टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है और ये वॉल्यूम दी हुई है। तो पी वी टी तीन चीजें दी हुई है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहा है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। और बस अब इसमें क्या है, वैल्यूज डालना चालू करो। हमको कैपिटल एन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और फिर हम वही मोल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। अच्छा, हो गया इतनी जल्दी, क्या बात है। किसी और को कोई डाउट है क्या? 23rd में वेदांत को तो क्लियर हो गया। किसी और को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं तो यहीं पे पॉज करके नो सर। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो एक सेकेंड। एक मिनट, ये गलती प्रोजेक्ट हो गया। बुकलेट ही है ना तुम्हारे सामने अभी? हाँ हाँ, बुकलेट ही है, सही है। जी सर। ठीक है। 23rd क्वेश्चन हो गया है अपना। कितने और बचे? 3 क्वेश्चन और बचे। 24, 25, 26 में किसी को डाउट है क्या? प्रियांशी बोल रही है 24 में मेरा आंसर 33 आ रहा है, 33। 24th क्वेश्चन। द वेट ऑफ 350 ml ऑफ अ डायटोमिक गैस। ठीक है प्रियांशी, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं फिर। 24th। ये है क्वेश्चन नंबर 24। द वेट ऑफ 350 ml ऑफ अ डायटोमिक गैस, है ना। डायटोमिक गैस मतलब ऐसी गैस जिसमें 2 एटम है। तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह का दिखेगा, A2, जहां पर ए हम मान लेते हैं एटम। ठीक है, क्योंकि अभी बताया नहीं है क्वेश्चन में कौन सा एटम है। तो अब इसका वेट दिया हुआ है अपन को, है ना। वेट दिया है मतलब स्मॉल एम की वैल्यू दी हुई है। कितना वेट दिया हुआ है? 1 ग्राम। तो स्मॉल एम की वैल्यू 1 ग्राम दी हुई है। वॉल्यूम दिया हुआ है 350 ml। टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, क्योंकि केल्विन एसआई यूनिट होती है ना, जनरली वी डील इन एसआई यूनिट्स। और प्रेशर दिया है 280 m। द वेट ऑफ वन एटम। वन एटम का वेट मतलब एटॉमिक वेट पूछ रहा है ये, है ना। इट इज आस्किंग अबाउट एटॉमिक मास, राइट। तो वैल्यूज देख के समझ में आ रहा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगेगी, है ना। और कोई इक्वेशन तो है नहीं, जो डेटा दिया है उसके हिसाब से। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पहले क्वेश्चन का अप्रोच देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल्स हमें नहीं दिया हुआ है ना। मोल्स नहीं दिया हुआ है, आर हमें पता होता है, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है। और पूछा है हमसे एटॉमिक मास, तो बेसिकली हम मोल्स, इस इक्वेशन से जो मोल्स आएगा, मोल्स को हम लिखेंगे मास बाय मोलर मास। और मोल्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन से आएगी उसको हम यहाँ पे रखेंगे। मास हमको दिया हुआ है 1 ग्राम, है ना। 1 ग्राम मास हमको दिया हुआ है, तो इससे आएगा मोलर मास। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अपना सैंपल है वो क्या है, वो A2 है ना। मतलब जो अपना सैंपल बना होगा वो एक डायटोमिक गैस है। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ये वाले होंगे, A2 A2, इस तरह से। ठीक है। तो जो मोलर मास आएगा वो मोलर मास किसका हो जाएगा? क्योंकि जो अपना पार्टिकल है वो एक मॉलिक्यूल है, वो एक एटम नहीं है।
तो जो मोलर मास होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बस से एटॉमिक मास पूछा है। तो प्रियांशु तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, तुम्हारा जो 33 आंसर आ रहा है वो m की वैल्यू है ना। तो वो जो m है वो A2 का मास है 33। तो अपन से मास एक्चुअली A का पूछा है ना, हमसे एटॉमिक मास पूछा है, वेट ऑफ वन एटम, तो वो आधा हो जाएगा 33/2। तो वो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, है ना, 16 या 16.5 जो भी है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो सही आ जाएगा। डाउट क्लियर हो गया? पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा ना, सॉल्व करके तो नहीं बताना। चलो ठीक है, तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम में पूछा था 26 में, सॉरी 25 में, 25 क्वेश्चन में डाउट है। ये है PDF 25 क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन 25, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ए 1 लीटर फ्लास्क एट ए प्रेशर ऑफ 7.6 इंटू 10, इसका ये फॉन्ट खराब हो गया, 7.6 इंटू 10⁻⁻10, 7.6, एक सेकेंड, व्हाइट बोर्ड ही गायब हो गया है मेरा। 2 मिनट दो मुझे, मैं व्हाइट बोर्ड ढूंढ लूँ अपना। एक्चुअली इसमें इतनी सारी PDF और इतने सारे वो स्क्रीन हो जाते हैं ना कि कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा। हाँ मिल गया। तो 7.6 इंटू 10, ये जो वैल्यू लिखी है 10⁻⁻10 mmHg at 0 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द फ्लास्क। तो देखते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वही दिया है, इसमें वॉल्यूम दिया है, बी की वैल्यू दी हुई है, ये दिया है mmHg, मतलब ये प्रेशर दिया हुआ है कैपिटल P, और ये टेम्परेचर दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मतलब कैपिटल N O2 पूछ रहा है ये। तो इसमें भी वही वैल्यूज देख के समझ में आ रहा है, वेरिएबल्स देख के यही फॉर्मूला लगेगा, PV इज इक्वल टू NRT, और वही है, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर भी पता है, R भी पता होता है। तो वही नंबर ऑफ मोल्स इससे आएगा, इसको सॉल्व करके नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखेंगे कैपिटल N बाय Na, तो बस इससे कैपिटल N आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें प्रथम डाउट क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया, बोलो। हेलो, हेलो, वॉइस नहीं आ सकती, अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ही मतलब चैट में लिख दो कि क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें तुम्हें डाउट क्या है। क्यों प्रथम, PV इक्वल टू NRT यूज होगा, हाँ बिल्कुल वही यूज करना है, ये तो अपन को देख के समझ में आ रहा होगा ये तो, है ना। तो एक बार यूज करके देखना, ठीक है, PV इक्वल टू NRT यूज करके देखना। आर की यूनिट ध्यान से रखना, देखो अगर वॉल्यूम वॉल्यूम लीटर में रख रहे हो, और ये जो है mmHg में दिया है प्रेशर, तो इसको ATM में कन्वर्ट कर लेना, है ना। ATM में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो कल अपन ने यूनिट कन्वर्जन लिखा था। तो जब वॉल्यूम लीटर में रखोगे और प्रेशर ATM में रखोगे, तो आर की वैल्यू भी लीटर ATM वाली यूज करना, ठीक है। बस इतना करना, इतनी चीजों का ध्यान रखना है तो आंसर आ जाएगा। हाँ, 1 ATM 76 mmHg, 760 mmHg, 76 नहीं, 760, 760।
ठीक है, कल लिखा हुआ है नोट्स में, देख लेना नोट्स खोल के, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना? नहीं हो तो दोबारा पूछ लेना फिर। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। 26 एक क्वेश्चन बचा है शीट में। 26 में डाउट है क्या किसी को? 26वां क्वेश्चन। सर पूरे मोल कंसेप्ट में फॉर्मूलेज और थोड़े लॉजिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ वो तो है ही, चैप्टर तो आसान सा ही है। तो शीट में शायद कोई डाउट नहीं है किसी को। अब अपन डीपीपी पे मूव ऑन करते हैं। डीपीपी खोल लो यार, डीपीपी A1। मुझे उम्मीद है सभी ने अटेम्प्ट की होगी। यस सर। ये है तुम्हारे सामने डीपीपी A1। इसको और अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। टू प्रियांशी 10th क्वेश्चन में बोल रहे 10th क्वेश्चन से पहले बताओ किसी में डाउट है क्या? 10th क्वेश्चन तो बहुत दूर है अभी। 1 से लेकर 5 में किसी को, किसी में? 6, 7, 8 में? तो फोर्थ में है। फोर्थ में है। फोर्थ है। 39.4 किलोग्राम ऑफ गोल्ड वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ स्मगलर। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड रिकवर्ड आर। तो हाँ, पहले फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर 3 देख लेंगे। फोर्थ में यार ये क्या बोलते हैं, गोल्ड का वो पता होना चाहिए अपन को, इसमें एटॉमिक मास। उसी में डाउट होगा मेरे को लगता है। एटॉमिक मास गोल्ड का होता है 147। ओके सर। इसके अलावा और किसी में डाउट, और किसी पॉइंट पे डाउट तो नहीं था इस क्वेश्चन में? क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे आसान है ना? नहीं सर, वो समझ में नहीं आ रहा था गोल्ड का। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो इस एक्चुअली इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। नहीं तो जनरली क्वेश्चन में क्या है, एटॉमिक मास दिया होता है ना। टेस्ट वेस्ट ओके में अगर सर। क्वेश्चन आएगा तो उसमें एटॉमिक मास दिया रहेगा, है ना? अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके सर। तो उसके बाद सो हमने 3 में थर्ड क्वेश्चन में बोला द मास ऑफ हाफ मोल इलेक्ट्रॉन्स इज अबाउट। हाफ मोल इलेक्ट्रॉन्स, ये तो देखो, ये तो सिंपल है। क्या बोलते हैं सोहम, इसमें क्या है देखो, एक इलेक्ट्रॉन का मास तो ब्रैकेट में ही दिया है। तो वो भी, वो याद करने की भी झंझट खत्म हो गई। इसमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है। एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है तो आप, एक मोल की वैल्यू पता है अपन को, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो हाफ मोल में कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर बाय 2, है ना? तो बस एक इलेक्ट्रॉन के मास को Na/2 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए अभी क्वेश्चन सोहम। कैल मतलब कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में समस्या है क्या? देख लेते हैं, चलो रुको, कैलकुलेट करके बता देते हैं तुम्हें। ये है अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? थर्ड। देखो 39.4, ये गलत क्वेश्चन कॉपी कर लिया क्या? हाँ ये वाला पूछा था ना, ठीक है। 39.4 kg ऑफ गोल्ड, ये वाला फोर्थ है। तुमने कौन सा थर्ड पूछा था? अच्छा हाँ सॉरी, गलत क्वेश्चन कॉपी कर लिया मैंने। हाँ ये है क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये थर्ड है ना?
ठीक है, सॉल्यूशन देखो। द मास ऑफ हाफ मोल इलेक्ट्रॉन्स इज अबाउट, तो देखो एक 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 इलेक्ट्रॉन का मास पता है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ ना। एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और हाफ मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब Na/2। Na एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू डाल दो 6 इंटू 10⁻23। रफ कैलकुलेशन करते हैं अपन, इसलिए क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। तो ये 9.1 को अप्रोक्सीमेटली 9 ले लेते हैं, 9 6 जा 54 है ना। 50 या 54/2 27, 27, तो ये बी सही आंसर आएगा है ना, 27 वाला। ठीक है, क्योंकि ध्यान दो, तो जो नंबर आएगा वो केवल 9.1, 6 और 2 को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा नंबर्स फिक्स हो जाएंगे 2 और 7। उसके अलावा जो भी 10 की पावर है, 10 की पावर जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली उससे क्या होगा, उससे डेसिमल शिफ्ट होगा है ना। तो जैसे 10 टू द पावर, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इससे आंसर आएगा 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए अपन ऐसे सॉल्व करते हैं, मतलब एग्जैक्ट आंसर लाना है तो फिर अपन एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे। अभी जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। डायरेक्ट यहाँ पर देखो 2 और 7 आ गया, तो ये बी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस डीपीपी इज प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम द वन इन रेजो सर। यार रेजो सर में हो सकता है पुरानी डीपीपी डली हो। ये वाली जो डीपीपी है ना, ये मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं ये ग्रुप पे भेज दूंगा, तो तुम ये वाली डीपीपी डाउनलोड कर लेना, और अब से अपन इसी डीपीपी से डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, वहां पे शायद पुरानी डीपीपी डली हुई है इसलिए। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझ में आ गई ना। ये जो अपन ने क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये जो अपन ने जिस अप्रोच से अभी किया है इसको हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर अगर देखो तो हमने यहाँ पे बहुत सारे अप्रोक्सीमेशंस लिए हैं। अब अप्रोक्सीमेशंस कैसे लेना होता है वो मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमेशा ऑप्शंस को एक बार ऑप्शंस पे नजर जाना चाहिए। ऑप्शंस पे डिफरेंस देखो, 0.546, 0.273, मतलब ए ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन का डबल है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिर सी 1.09, तो एक तरफ 0.27, 1.09, मतलब लगभग 4 गुने का डिफरेंस है, 4 टाइम्स। 4.55, अगेन सी ऑप्शन डी ऑप्शन में 4 टाइम्स का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है चारों ऑप्शन में वो बहुत ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में अपन बेधड़क अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने 6.023 को 6 मान लिया, 9.1 को 9 मान लिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें रफ वैल्यू पता चल गई 27 के आसपास आएगी। एग्जैक्ट कैलकुलेट करते तो ये 3 भी आ जाता पीछे, है ना। जो 2.273 का जो 3 है वो भी आ जाता, उतने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। और बाकी हमने देखा कि भाई 27 वाला और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर हमने ये वाला जो पोर्शन है, जो 10 की जो पावर है, उसको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता कि जैसे मान लो डी ऑप्शन अपना होता 0.0273 मिलीग्राम, तो अगर ऐसा ऑप्शन होता तो फिर अब हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई 27 इसमें भी आ रहा है और 27 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो अब दोनों में नंबर्स तो सेम हो गए, दोनों में फर्क किसका आ रहा है, डेसिमल प्लेसेस का। तो डेसिमल के लिए फिर हमको एग्जैक्टली 10 की पावर भी सॉल्व करना होता। तो बेसिकली ये हम ऑप्शंस सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं, ऑप्शंस में देखते हैं हम किस तरह का पैटर्न है, कितना डिफरेंस है, और उस हिसाब से हम अपनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे तो हमें कोशिश ये करना है कि हमें मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व होगा, जब आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे वर्क करोगे। ठीक है, बाकी जैसे स्कूल वगैरह में लिखना है तो वहां पर हमको पूरा लिखना है ना, स्टेप वाइज, वहां पर कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, एकदम स्टेप वाइज एक एक चीज लिख के सब्जेक्टिव फॉर्म में, और एंड में पूरा प्रॉपर आंसर विथ यूनिट्स हमको लिखना है। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करते हो तुम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो मेरा ये सजेशन है कि पहले पहले ऑब्जेक्टिव अप्रोच से ट्राई किया करो क्वेश्चन को, है ना। उससे तुम्हारी वो एफिशिएंसी जो है वो और बढ़ेगी। क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व होंगे तो ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये डाउट किसका था, सोहम? क्लियर हो गया?
यस सर, हो गया सर, क्लियर। थैंक यू। तो ठीक है, और अपना इसके बाद 10th क्वेश्चन पूछा था प्रियांशी ने, 10th पे आते हैं। अच्छा 10th क्वेश्चन डिफरेंट था ये कह रही हो, तो देख लो एक बार जो तुम्हारा, इसमें देख लो जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो इसमें मिल रहा है क्या? क्वेश्चन 12 बोल रहा है वेदांत। 12th क्वेश्चन के पहले कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो मैं ये डीपीपी शेयर करूंगा तो तुम लोगों को पुरानी वाली डिलीट कर देना है, जिसके पास जो भी है। अपन ये कॉमन डीपीपी इसी से पढ़ा करेंगे। मैं इसको लिख लेता हूँ यार, डीपीपी शेयर करना है, ठीक है। हाँ देख लो, ये जो भी तुम क्वेश्चन 15, 15 क्वेश्चन में डाउट है वेदांत को, ठीक है। 15 क्वेश्चन तो इस डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ एफ माइनस आयंस इन 2.5 सॉरी 2.1 ग्राम AlF3, देखते हैं। ये है क्वेश्चन 15। इसकी कुछ कुछ वैल्यूज चेंज हो गई। ये तो एवोगैड्रो नंबर लिखा हुआ है 6 इंटू 10 टू, ये है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22, 6 इंटू इंटू 10 टू द पावर 22, 3 इंटू 10 टू द पावर 22 और 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है। देखो, तो पहले तो अपन ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करते हैं ना, जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर अपन डिटेल में क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखो नंबर ऑफ एफ, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ एफ माइनस आयंस पूछ रहा है। तो एक AlF3 में 3 एफ माइनस आयंस होते हैं, देख के समझ में आ रहा है। तो पहले तो आप AlF3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दो, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, स्मॉल एम मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है एल्यूमिनियम का, 27, प्लस फ्लोरीन का कितना होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता था 8 9 19। तो 19 3 जा 57, मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे LF3 के बाय एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके अपना कैपिटल एन आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा F माइनस आयन से जाएंगे, है ना। तो देखो कैपिटल एन इज इक्वल टू, ये क्या है 2.1, 27 और 57 कितना हो जाएगा 60 और 24 मतलब 84 इंटू Na, ठीक है। तो इस ये अपना 21 4 जा 84 होता है, मतलब 1/4, मतलब 0.25, मतलब 0.25 Na। तो ये तो AlF3 के नंबर हो गए, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को तो अपना आ जाएगा 0.75। 0.75 इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, कुछ गलत कैलकुलेशन किया अपन ने। क्या बोलते हैं फ्लोरीन का मास कितना होता है यार, नाइट्रोजन का, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16 और फ्लोरीन का होता है 19। हाँ ये कैलकुलेशन तो सही है, तो कहाँ गलत हुआ यार फिर, 19 3 जा 57, ये भी सही लिखा है अपन ने। और एक एल्यूमिनियम का मास 27 ही होता है ना, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सही है। 27 और 57, 27 और 57 कितना हो जाएगा 60 और 24 84, ये भी सही है। इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है भाई,
2.1 21 4 ज़ा 84 होता है, 1/4 0.25, और एल्यूमिनियम के लिए अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0.75 हो जाएगा, तो 75 आना चाहिए इसमें। एक मिनट रुको, चेक करने दो मुझे इसमें क्या गड़बड़ी है। हाँ प्रियांशी, 1/40, वो अभी मैं जीरोज जीरोज वगैरह को अपन इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उससे तो बस डेसिमल शिफ्ट होगा। इसमें कुछ कहीं कुछ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है अपन से, एक बार देखो सब लोग, चेक करो। अपन को AlF3 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, फॉर्मूला तो यही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल, 2.1 दिया है, और कुछ मिसिंग है शायद क्वेश्चन में, देख लेंगे दोबारा एक बार। मोलर मास भी यही है, मोलर मास भी सही निकाला है अपन ने, 60 और 24 84 होगा, तो ये 1/4 0.25, ये AlF3 के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब उसने F माइनस आयंस का नंबर पूछा है, तो उसका 3 गुना करेंगे अपन तो 25 या 75 होता है, 7.5 आंसर आना चाहिए। किसी ने किया था इसको सॉल्व, किसी का आ रहा था ऐसे 7.5 इंटू 10⁻22 टाइप? हाँ प्रियांशी, वो 1/40 इंटू 3 उसको सॉल्व करोगे तो वही नंबर जो आएगा वो 7 और 5 ही आएगा, है ना। 3/4 वही होता है ना अपना, 0.75। 0.25 का नंबर, 0.25 एन ए को 2.5 लिखेंगे तो, नहीं वो तो ठीक है, वो तो तुम 10 की पावर की बात कर रहे हो, मैं तो नंबर की बात कर रहा हूँ। जो नंबर आएगा सामने वो 75 आएगा ना, 25 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा वो, क्योंकि एक AlF3 मॉलिक्यूल में 3 F माइनस आयंस है। तो ये तो अपना AlF3 का नंबर आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर गलत दिया हुआ है यार। एक बार दोबारा मैं जो क्वेश्चन प्रिंटेड है वो पढ़ लेता हूँ। द नंबर ऑफ F माइनस आयंस इन 2.1 ग्राम AlF3, इसमें आंसर गलत दिया है भाई, तुम लोग इसका आंसर चेंज कर लो, है ना। इसका आंसर है 7 पॉइंट, क्वेश्चन में क्या चीज़ नहीं दी है बताओ। हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर, ये इसमें क्वेश्चन हमारे लिए डीपी में लिखा है द नंबर ऑफ F माइनस आयंस इन 2.1 G AlF3 इज X इंटू 10⁻23। हम्म। सर, ये आपके क्वेश्चन में पूरा नहीं है ये। अच्छा हाँ, ये यार कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है ना। यस सर, वो AlF3 इज X इंटू 10⁻23 है सर उधर। हाँ तो फिर वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा होगा। यस सर। हाँ तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तुम कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? है ना। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, करना ऐसा ही है। यहाँ से अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जाएंगे AlF3 के, फिर एक AlF3 में क्योंकि 3 है, 3 F माइनस आयंस है, तो जो अपना फाइनल आंसर है वो 3 इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन बताओ, मैं डीपीपी प्रोजेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट रुको। अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास शायद पुरानी, मतलब कोई दूसरी डीपीपी है, तो क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग जो मेरे पास डीपीपी है उसमें और जो तुम्हारे पास डीपीपी है उसमें डिफरेंट है ना। तो ध्यान से देख लो, कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो मिला के देख लो, है ना। पहले ये 1 से 10, मतलब जो तुम्हारी डीपीपी में जो भी क्वेश्चन में डाउट है वो इसमें से ढूंढ लो, है ना। वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे प्रियांशी 12th का बोल रही है, तो मैं जब तक 12th क्वेश्चन देखता हूँ। among the following samples among the following samples select the sample which contains maximum number of atoms। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं पहले तो। ये रहा अपना क्वेश्चन, ये है अपना क्वेश्चन क्रमांक 12।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो, among the following samples select the sample which contains maximum number of atom, है ना, सबसे ज्यादा एटम्स किस में होंगे। तो देखो पहले तो मैं ओरली समझाता हूँ फास्ट फॉरवर्ड मोड में, और उसके बाद स्लो भी समझा दूंगा। तो देखो 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब भी ऐसे लिखा रहे ना, तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है। तो ऑक्सीजन गैस मतलब ये यहाँ पर जो ए ऑप्शन है उसमें ऑक्सीजन वर्ड का मतलब है कि वो O2 की बात कर रहा है, O2 ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो जब भी इस तरह से लिखा रहे ना 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन हमने 4 ग्राम लिया होगा, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा समझने वाली बात है। ऑक्सीजन का एक हमने ऐसा सैंपल लिया है जिसमें 4 ग्राम ऑक्सीजन है, तो वो जो 4 ग्राम ऑक्सीजन है वो मोलिकुलर फॉर्म में होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर वो सैंपल की बात कर रहा है तो वो डेफिनेटली एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर सैंपल होगा, है ना। तो पहली ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन वर्ड है वो O2 मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है, एटम के बारे में नहीं, ठीक है। तो अब देखो 4 ग्राम ऑक्सीजन, अब वो उसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं अपन को सब में। तो 4 ग्राम ऑक्सीजन में देखो, तो वेट दिया है अपन को, मास 4 ग्राम बाय मोलर मास 32 इज इक्वल टू नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोज नंबर, है ना। तो अपना जो आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ से तो अपने O2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, ऑक्सीजन एटम्स निकालने के लिए 2 इंटू 4/32 इंटू Na, 2 इंटू 4/32 इंटू Na, है ना। आई होप ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, 32 ग्राम सल्फर। तो 32 ग्राम सल्फर मतलब सल्फर का होता है, सल्फर का मास कितना होता है 32। तो अब इसमें वही है, इसमें भी फिर से वही करना है, मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ सल्फर एटम्स बाय एवोगैड्रोज नंबर। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स Na एवोगैड्रोज नंबर के बराबर। फिर है सी ऑप्शन में 108 ग्राम सिल्वर, तो सिल्वर भी एक एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका भी वही आ जाएगा, मास बाय मोलर मास। सिल्वर का मोलर मास दिया है क्या क्वेश्चन में, यही होता है 108 ही होता है ना। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, वैसे टेस्ट में अगर आएगा तो ये दिया होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स बाय एवोगैड्रोज नंबर। इसका भी आंसर आ जाएगा क्या, 1 इंटू Na। और जो डी ऑप्शन है 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो 2 ग्राम एटम्स मतलब 2 ग्राम पार्टिकल्स, तो ग्राम पार्टिकल्स मतलब मोल पार्टिकल्स, है ना। तो 2 ग्राम एटम्स की ये बात कर रहा है, मतलब ये 2 मोल एटम्स की बात कर रहा है नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के 2 मोल एटम्स, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 मोल, सही है। तो अब देख लो इसका जो आंसर है वो क्या दिया हुआ है, सी आना चाहिए क्या, सी बोल रहा हूँ, डी आना चाहिए। तुम्हारे पास आंसर्स दिए हुए हैं इसके डीपीपी में, तुम्हारी डीपीपी में आंसर क्या दिया है इसका, एक बार बता दो मुझे। हाँ, तो डी आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा था, तो अब इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ये तो इसमें ये 8/32 मतलब 1/4, ए ऑप्शन में 1/4 वाला फैक्टर आएगा, फिर बी ऑप्शन में 1 आएगा, सी ऑप्शन में 1 आएगा, और डी ऑप्शन में 2 आएगा। तो डी ऑप्शन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। ये डाउट किसका था, हाँ प्रियांशी क्लियर हो गया डाउट तुम्हारा, कुछ डाउट हो तो बताओ। ठीक है,
उसके बाद ये 12th क्वेश्चन हो गया। फिर अंकुर ने 13th क्वेश्चन में पूछा था सर 13th का आंसर। सर 13 के आंसर में डाउट है क्या अंकुर? म्यूट करके बताओ। थर्टींथ क्वेश्चन ये रहा। 13th क्वेश्चन, अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग, आंसर कंफर्म करना है मतलब चलो ठीक है मैं बताता हूँ। तुम सबके पास आंसर्स हैं उस डीपीपी में? जनरली डीपीपी में आंसर्स दिए नहीं रहते, तो अगर नहीं नहीं है तो मैं दे दिया करूंगा मतलब अगली बार से। यार ये कॉपी क्यों हो रहा तो है? बुकलेट के लास्ट में आंसर्स हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के। अच्छा कुछ कुछ के हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्लास के तुम लोग अब से आंसर्स लिख लिया करना, जो भी तुम्हारा आंसर आए तो अपनी जब सेशन चालू हुआ करेगा तो मैं पहले आंसर बता दिया करूंगा, उसको मिला लिया करना, तो जो आंसर मैच ना करे वो फिर अपन डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है? ओके सर। तो अपन 13 क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं। थर्टीन क्वेश्चन है अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग दिस, और इसमें रेशियो दिया हुआ है, क्या क्या दिया है? 1:2, 1:4, 2:1, 4:1, 1:2, 1:4, 2:1 और 4:1, ये रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है। 13 ही है ना? हाँ 13 ही, ठीक है। देखो, gaseous mixture contains oxygen and sulfur dioxide in the ratio 1:4 by mass. Therefore, the ratio of their respective number of molecules is, तो जो मिक्सचर है उसमें 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 ऑक्सीजन का मास इज टू सल्फर डाइऑक्साइड का मास। ऑक्सीजन यहाँ पर ये मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जब उसने मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल वर्ड बोल दिया तो ऑक्सीजन का क्या फॉर्म लेना है हमको? O2, ठीक है? तो इन दोनों गैस का मिक्सचर है और बायोमास रेशियो दिया हुआ है 1:4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लो, MO2/MSO2 इज इक्वल टू 1/4। अब ये कह रहा है रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन इसका पूछ रहा है NO2/NSO2, ये वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वही मोल कंसेप्ट लगाना है इसमें, है ना? स्मॉल m की वैल्यू पता है, कैपिटल N पूछ रहा है तो फॉर्मूले पे ध्यान दो थोड़ा। स्मॉल m बाय कैपिटल M होता है N/Na। तो ये इक्वेशन एक बार O2 के लिए लगा दो, दूसरी बार SO2 के लिए लगा दो और दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है? तो जब इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। ये m, पहले अपन O2 के लिए लिखते हैं, अगले पेज पे लिख देता हूँ मैं। देखो, MO2 बाय कैपिटल M O2 इज इक्वल टू कैपिटल N O2 बाय Na, और दूसरी इक्वेशन लिखते हैं अपन M, अब SO2 के लिए लिख दो, MSO2 बाय कैपिटल M SO2 इज इक्वल टू कैपिटल N SO2 बाय एवोगैड्रोज नंबर, है ना? बस इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो Na तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो राइट साइड में वही वाला टर्म बन जाएगा जो अपन को निकालना है, NO2/NSO2, और लेफ्ट साइड को थोड़ा सॉल्व कर लो। MO2 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, MSO2 डिवाइडेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, सल्फर का होता है 32 और दो ऑक्सीजन का 32 मतलब 64, ठीक है? तो बस इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, अब आंसर आ जाएगा, है ना? इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये
MO2/MSO2 की वैल्यू अपन को दी हुई है क्वेश्चन में, है ना, 1/4। तो ये 1/4 वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है अंकुर। उसके बाद किसी ने पूछा क्या कुछ? ये 13 क्वेश्चन था, प्रथम कह रहा है 5th क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ भाई देखो 5th क्वेश्चन है अपने सामने, द चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Al3+ आयंस, है ना, ये क्वेश्चन की बात हो रही है। ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा, क्योंकि तुलना में किसी से हुआ है क्या ये क्वेश्चन खुद से? शाबाश। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, द चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Al3+ आयंस, है ना, Al3+ आयंस। तो पहली बात तो ये एक ऐसे सैंपल की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे Al3+ आयंस होंगे, है ना, बहुत सारे Al3+ आयंस होंगे ऐसे, और उसका वजन दिया हुआ है 1 ग्राम। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि चार्ज, तो इस पूरे पे चार्ज कितना होगा पूरे सैंपल पे। तो देखो यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं, पहले तो आप एक एल्यूमिनियम आयन का चार्ज निकाल लो, है ना, और उसको नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन से मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज इज इक्वल टू, या टोटल चार्ज लिख लेते हैं, टोटल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 Al3+ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ Al3+ आयंस इन द सैंपल। ठीक है, तो बेसिकली ये दो टर्म हमको निकालना है। तो अब ये पहला टर्म निकालते हैं हम, चार्ज चार्ज ऑन 1 Al3+। तो भाई देखो एक Al3+ पे कितना चार्ज आएगा, स्क्रीन पे मत लिखो, एक Al3+ पे कितना चार्ज आएगा। तो देखो एक Al3+ की सिचुएशन क्या है, Al3 एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसका मतलब इसमें 13 प्रोटॉन्स और 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ये बात तो पता है अपन को। ये बात हो रही है एक एल्यूमिनियम एटम की। क्वेश्चन में अपन को दिया है एक एल्यूमिनियम आयन Al3+। तो 3+ का मतलब ये है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए हैं, तभी इस पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इलेक्ट्रॉन बचे 10 और प्रोटॉन बचे 13। तो 3 प्रोटॉन इस पे एक्स्ट्रा हैं, तो इस पे जो चार्ज आएगा एक एल्यूमिनियम पे, वो चार्ज कितना होगा, 3। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, स्मॉल ई, कूलम। ठीक है, और क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो चार्ज कितना आएगा, +3 ई कूलम। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो देखो, तो ये पहला टर्म निकल गया अपना। अब अपन को नेक्स्ट टर्म निकालना है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। तो वही मोल वाला फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है, मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। मास हमको दिया हुआ है 1 ग्राम, है ना, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। मोलर मास हो जाएगा 27 ग्राम एक एल्यूमिनियम आयन का। तो अब इससे हम नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो सॉल्व कर लो इसको, मास अपन को 1 ग्राम दिया है, तो ये हो जाएगा, कैपिटल एन की वैल्यू हो जाएगी 1/27 इंटू NA, या NA/27, और उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा टोटल चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू NA/27 इंटू 3E कूलम। तो ये हो जाएगा क्या, 1/9 NA। तो 1/9 NAE कौन सा ऑप्शन है ये, इसमें तो खैर प्रिंटिंग ही खराब हो गई। 1/9 ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा ना, DPP जो है तुम्हारी उसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है क्या? किसका डाउट था ये, अंकुर? अंकुर क्लियर हो गया?
जल्दी बताओ भाई, क्लियर हो गया हो तो, कोई डाउट हो तो फिर वो बताओ, वो वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ प्रथम, तुम्हारा क्लियर हो गया? प्रथम का डाउट था ये। अच्छा, प्रथम लीव ही कर चुका है यार। ऐसे बीच में मत लीव किया करो यार, लीव करना है तो एटलीस्ट बता दिया करो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन 7:30 बज गए, अपना टाइम वैसे खत्म हो गया। तुम्हें डीपीपी में कोई और डाउट है क्या किसी को? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? अभी होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क क्या करोगे नेक्स्ट क्लास में वो देख लो। एक तो डीपीपी A2, एक मिनट रुको। ये डीपीपी तुम्हारी अगली क्लास कितने बजे से है? 7:40? यस सर, 7:40। 7:40 है ना, ठीक है। एक तो डीपीपी A2 कर लेना, इसमें कितना है, कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। हाँ, एक तो डीपीपी A2 कर लेना, और बुकलेट में भी देख लेते हैं। बुकलेट में कितना कर सकते हो तुम लोग? क्योंकि अब खत्म तो हो ही गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लो, है ना? ऐसा करो, होमवर्क में एक तो डीपीपी A2 कर लेना, डीपीपी A2, और एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 तो खत्म हो गया अपना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 के कितने क्वेश्चन कर पाओगे यार? तो 40 क्वेश्चन कर लेना, है ना? क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, क्वेश्चन 1 to 40, ठीक है? कोशिश करना इतना हो जाए, है ना? नहीं भी हो पाए, थोड़ा बहुत छूट जाए तो कोई बात नहीं, बाद में फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो इतना इतना कल अपन, मतलब नेक्स्ट क्लास में अपन इतना डिस्कस करेंगे। कल ही है शायद मेरी क्लास, और फिर आगे बढ़ेंगे फिर अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास से, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना?